हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मेक स्टडी इजी। एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो एक बार मैं पहले रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो कि फ्रांस में आया था। फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप में एक कंट्री है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन आता है, लोग एनलाइटनमेंट, लोगों में रिनेसा आता है, एक चेंज आता है ना। देन इसकी जो सोसाइटी है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी: क्लर्जी, नोबलिस एंड थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उन पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, बहुत, बिल्कुल उन्हें प्रिविलेजेस नहीं थे, ना राइट्स थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स, क्योंकि सारे जो प्रिविलेजेस थे सब इन्हीं लोगों को मिल रहे थे। इवन टैक्सेस भी थर्ड एस्टेट्स को भरने पड़ रहे थे सारे, है ना। तो उन पे बहुत बर्डन हो गया था। देन मैंने आपको कुछ सोशल कॉजेज बताए थे, इकोनॉमिक कॉजेज बताए थे, पॉलिटिकल कॉजेज बताए थे, है ना। इंटेलेक्चुअल भी थे, लाइक फिलोसोफर्स के आइडियाज, वेरियस फिलोसोफर्स ने आइडियाज दिए थे कि कैसे हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना चाहिए एंड उसमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए। देन मैंने आपको बताया था कि एक स्टेट जनरल की मीटिंग फिक्स होती है टैक्स कलेक्शन के लिए। देन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है और इसे करते हैं थर्ड स्टेट वाले, इसको फॉर्म करते हैं। देन एक ओथ होती है टेनिस कोर्ट में, एंड आफ्टर देन वो एक प्लेज लेते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं कर देते। देन उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो जाता है ना। उसमें ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। देन यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं मिलती, बट यूनिवर्सल मेल सफरेज मिल जाता है कि अडल्ट जो टैक्स पे कर रहे हैं मेल, उनको वोट देने का राइट है। ओके, देन ये लास्ट में लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर देते हैं, है ना, हैंग कर देते हैं। इवन मैरी एंटोइनेट को भी ये हैंग कर देते हैं एंड मोनार्की यहाँ पे एंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे रीन ऑफ टेरर की। बेसिकली ये 1793 से 1794 की बात है। रीन ऑफ टेरर इस पीरियड को बोला गया है, ठीक है। अच्छा, इट वॉज लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर ने इसको लेड किया था। वेट अ सेकेंड। तो देखो, जो ये रीन ऑफ टेरर है ना, ये एक्चुअली में एक ऐसा फेज है जिसमें फ्रेंच की जो इकोनॉमी है या जो पॉलिटिक्टी है वो डाउनफॉल पे जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक डिक्टेटर का रूल आ गया था। पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल वहां पे डिक्टेटर ने ले लिया था, है ना। और कई सारे लोगों की वहां पे लाइफ जा चुकी थी। अप्रोक्स 30,000 से 50,000 लोग मर चुके थे, ठीक है। देन ये इसका लीडरशिप आप देख सकते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर करते हैं इसकी लीडरशिप। आफ्टर देन इसके बारे में अगर मैं देखूँ तो मेन कॉजेज है कि वॉर का प्रेशर था, इकोनॉमिक क्राइसिस बन रहे थे, है ना, इन्फ्लेशन भी हो रहा था उस टाइम पे, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी चल रहा था। जैकोबिन क्लब आप एक नाम सुनेंगे ना, वो भी रेडिकल उनके व्यूज आ रहे थे। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आपको पीडीएफ में ऐड नहीं है एक्चुअली, मैं, है ना, मैं जब टेलीग्राम पे इसको अपलोड करूंगी देन आई विल ऐड इट। फीचर्स अगर देखा जाए तो सस्पेक्टेड एनिमीज ऑफ द रिवॉल्यूशन वर अरेस्टेड। जितने भी एनिमीज थे जो करप्टेड थे, उन लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया जाता है। थाउजेंड ऑफ पीपल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब किल, मार देते हैं। किससे? गिलिटन। गिलिटन क्या है? एक डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं, हम पर्सन का हेड उसमें रखते हैं एंड उसको कट कर देते हैं, है ना। मैंने बताया था प्राइस कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया, इक्वलिटी मेजर्स को प्रमोट किया गया। एंड ऑफ टेरर कब खत्म हुआ था? ये तब हुआ था जब रॉबेस्फियर को अरेस्ट कर दिया गया एंड उसको भी मार दिया गया 1794 में, ठीक है, बिकॉज ये डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज है कि वुमेन का रोल क्या था इस रिवॉल्यूशन में। जैसा कि मैंने बताया था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपकी 9th की बुक में इतना ही दिया है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको 10th की बुक में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे वुमेन का स्टेटस पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें से
एक ना एक क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, अब देखो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ना वो थे ये पॉलिटिकल क्लब्स ऑर्गेनाइज किए इन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेशन किया, इक्वल राइट्स की डिमांड की, वोटिंग राइट्स की डिमांड की। देन फेमस वुमन रिवॉल्यूशनरी ओलम डे गॉर्गिस को ने डिक्लेयर कर दिया कि है ना वुमेन एंड फीमेल सिटीजन का भी एक राइट का चार्टर होना चाहिए, क्योंकि उस समय वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, है ना। देन स्लेवरी की अगर हम बात करें तो स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी फ्रेंच कॉलोनीज में, रिवॉल्यूशन। बट इधर क्या था, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया 1794 में। ठीक है, लेटर ये नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं एंड वापस से स्लेवरी को रिस्टोर कर लेते हैं, और फाइनली ये अबॉलिश हो जाती है 1848 में। अगर नेपोलियन का राइज देखें तो ये लाइक इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आया था ये, है ना। जो उसके गवर्नमेंट के लेवल पे ये रिफॉर्म लेके आया है ना, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी लेके आया था फ्रेंच में। रिवॉल्यूशन ने स्प्रेड कर दिया पूरे यूरोप में, इस इन आइडियाज को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे करके फ्रेंच की सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उसके बाद चेंजेस आ रहे थे, तो सडन तो नहीं थे, ग्रेजुअल थे। ओके, सो यहाँ तक हमारा चैप्टर रहता है। ठीक है, अब ये हमारा गाइस चैप्टर था। इसके बाद आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाती हूँ, जैसे कि ब्रोकन चेन। अगर आप एक स्टैचू देखेंगे ना अपनी एनसीईआरटी में, आप एक स्टैचू देखिएगा, उसमें क्या है, एक लेडी का स्टैचू है, देन आप देख सकते हैं उसमें एक ब्रोकन चेन होगी। ओके, ब्रोकन चेन वो बोलती है कि हमें स्लेवरी से फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, रेड फ्रीजियन कैप लिबर्टी, एक्चुअली में ये एक फ्रीजियन कैप है जो पैर रखी है। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है उन वुमेन का ना, दैट्स व्हाई, बिकॉज मुझे ध्यान नहीं रहा। बट आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, रेड फ्रीजियन कैप लिबर्टी का साइन है, बंडल ऑफ रॉड्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ दिखाती है, सेप्टर रॉयल अथॉरिटी दिखाती है, विंग्ड वुमन लॉ दिखाती है, एंड आई इन ट्राइंगल ये बताती है नॉलेज एंड उसके पीछे का रीजन, यानी ऑब्जेक्टिविटी। ओके, इसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट्स क्या हुए, तो इम्पैक्ट्स जैसे कि मैंने बताया, अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें तो ऑब्सोल्यूट मोनार्की का एंड हो चुका था। ठीक है, ऑब्सोल्यूट मोनार्की एंड हो चुकी थी, डेमोक्रेटिक आइडियाज इंट्रोड्यूस हो चुके थे। सोसाइटल इम्पैक्ट हमें पता ही है, फ्यूडल प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो फीडल टैक्सेस को हटा दिया और पीजेंट्स के लिए कंडीशंस अच्छी कर दी। इंटरनेशनल इम्पैक्ट देखें तो इससे हमारे यूरोप में और रिवॉल्यूशंस आए, लैटिन अमेरिका और यूरोप में नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को इसने एनकरेज किया। जैसे हम देख सकते हैं जब ये हुआ था तो उसके बाद इंडिया में भी थोड़ा सा लगा था कि हाँ हमें फाइट करनी चाहिए। एंड ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। आप इनको जरूर जरूर आप इनको अटेम्प्ट कीजिए, है ना। भले ही आप दिन में 1 या 2 कीजिए, बट आप कीजिए। एंड आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे जो कि है @गौरी12G, आप इस पर मुझे सेंड कर सकते हैं, है ना। मैं टेलीग्राम की जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप इससे आंसर लिख के मुझे उस पे सेंड कर दीजिए, देन मैं आपको चेक करके फीडबैक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगेगा कि न्यू वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वो भी लेके आऊंगी गाइस, है ना। एक लाइक कि हमें आंसर फ्रेम कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, है ना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, एंड अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू वेरी मच।